नमस्कार दोस्तों, आप सभी को एक एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में आपका क्लास 10 का आपका हिंदी का जो आपका अध्याय पहला है, आपका अध्याय 1 श्रम विभाजन और जाति प्रथा, आज की इस वीडियो में आपको पढ़ाने वाले हैं। पहले यहाँ पर बात है कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा आपका क्या है। तो ये आपका निबंध है, ठीक है। क्या है? तो निबंध है। और यहाँ पर जो लिखे हैं, ठीक है, इनके जो लेखक हैं श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो आपका यहाँ पर चैप्टर है, उसको पढ़ने से पहले यहाँ पर हम पढ़ेंगे लेखक परिचय के बारे में, यानी कि भीमराव अंबेडकर जी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर कुछ लिखे हुए हैं यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। यहाँ पर बारी बारी से यहाँ पर जानकारी को ले लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो लेखक हैं, लेखक कौन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा के? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं। इनका जो जन्म हुआ था 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ पर? तो आपका महू या मधु में रहता है आपका मध्य प्रदेश, ठीक है। तो यहाँ पर इनका जन्म हो गया, यानी कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ पर? महू, मध्य प्रदेश में। यहाँ पर आपका है कि निधन इनका कब हुआ था? तो दिसंबर 1956 ईस्वी में। कहाँ पर? तो दिल्ली में, ठीक है। अब यहाँ देखिए उनका जो प्रमुख पुस्तकें हैं, हु आर दे, हु आर शूद्रास, ठीक है। ये सब पुस्तक को भी याद रखिएगा, आपका एग्जाम में आता है। हु आर दे, हु आर शूद्रास, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, ठीक है। और ये जो आपका चैप्टर है आपका एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट से ही लिया गया है, ठीक है। एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट से इस चैप्टर को लिया गया है, तो इसको आप याद रखिएगा। फिर यहाँ पर इनके जो मुख्य 3 प्रेरक थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के, वो प्रेरक व्यक्ति कौन कौन थे? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, ठीक है। ये 3 व्यक्ति थे। और आपका जो है कि ऑब्जेक्टिव में आपका प्रश्न आता भी है कि जो भीमराव अंबेडकर के मुख्य 3 प्रेरक कौन कौन थे, ठीक है। या सब्जेक्टिव में भी आपका आ सकता है, तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले, ठीक है। तो ये तीनों को भी आप याद रखिएगा। फिर यहाँ पर है कि यहाँ पर बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर जो है ना कि उच्चतर शिक्षा के लिए इंग्लैंड गए थे, ठीक है। इंग्लैंड और फिर अमेरिका गए, इंग्लैंड गए पढ़ने के लिए। किसके? तो बड़ौदा के नरेश के प्रोत्साहन पर। आइए यहाँ पर पढ़ते हैं। है भीमराव अंबेडकर के बारे में लेखक परिचय में यहाँ पर थोड़ा सा जाने हैं, और इनके बारे में यहाँ पर आपको पढ़ते हैं और आपको बताते हैं। यहाँ पर है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो जन्म हुआ था, ये आपको अभी बताया ही है कि 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में। कहाँ पर? तो महू, मध्य प्रदेश में हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर है कि यहाँ पर उसके बाद है कि महू मध्य प्रदेश में एक दलित परिवार में होता है, दलित परिवार में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। तो मानव मुक्ति के पुरोधा बाबा साहेब अपने समय के सबसे सुपठित जनों में से एक थे। यानी कि उस समय जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर थे, सभी लोगों में सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे ये थे, ठीक है, व्यक्ति थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब यहाँ से है कि आपका जो में थे। फिर प्राथमिक शिक्षा के बाद बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन पर उच्चतर शिक्षा के लिए न्यूयॉर्क गए, ठीक है। सबसे पहले कहाँ गए? तो अमेरिका पढ़ने के लिए। किनके? तो बड़ौदा के नरेश की, यहाँ पर आपको बताया भी है। उसके बाद यहाँ पर फिर वहाँ से लंदन यानी कि इंग्लैंड गए। उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद के जरिए पढ़ा और ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की, ठीक है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे, उन्होंने संस्कृत का धार्मिक, पौराणिक और पूरा वैदिक वाङ्मय अनुवाद जरिए पढ़ा, ऐतिहासिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक मौलिक अधिकार को भी क्या किए? मौलिक स्थापनाएं प्रस्तुत की। मिलाकर वे बहुत सारे यहाँ पर बने। क्या क्या बने? तो इतिहास मीमांसक, विविधता, अर्थशास्त्री, समाजशास्त्री, शिक्षाविद तथा धर्म दर्शन के व्याख्यात बनकर उभरे। स्वदेश में कुछ समय उन्होंने वकालत भी किया। कौन? तो भीमराव अंबेडकर। वकालत भी क्या? समाज और जात यहाँ पर समाज और राजनीति में बेहद सक्रिय भूमिका निभाते हुए उन्होंने अछूत स्त्रियों और मजदूरों को मानवीय अधिकार सम्मान दिलाने के लिए अथक संघर्ष किया।
उनके चिंतन व रचनात्मक के मुख्य 3 प्रेरक बने, जो अभी आपको हम बताए भी हैं। कौन कौन मुख्य 3 प्रेरक थे? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फूले। इसके बाद यहाँ पर है आपका कि भारत संविधान निर्माण में इनकी यहाँ पर महती भूमिका और यहाँ पर एक निष्ठ समर्पण के कारण ही हम आज उन्हें भारतीय संविधान का निर्माता भी कहकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को ही हम क्या कहते हैं? तो आपका यहाँ पर संविधान का जनक। ठीक है, तो ये संविधान का निर्माण आपके किए थे कौन? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और यहाँ पर इसके बाद है यहाँ पर दिसंबर 1956 ईस्वी में दिल्ली में बाबा साहेब का निधन हो गया, जो आपको अभी बताए हैं। ठीक है, अब यहाँ से देखिएगा, बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उसकी प्रमुख रचनाएं एवं भाषा है द कास्ट एंड इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड द डेवलपमेंट, द अनटचेबल, हु आर दे, हु आर शूद्रास, बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, थॉट्स ऑन द लिंग्विस्टिक स्टेट्स, द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। और ये जो आपका चैप्टर है किससे लिया गया? तो आपका एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट से ही लिया गया है। इस बात को भी याद रखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव में आता है। फिर यहाँ पर है आदि हिंदी में उनका संपूर्ण वार्ड में भारत सरकार ने कल्याण मंत्रालय से बाबा साहेब अम्बेडकर को संपूर्ण वार्ड में नाम से 21 खंडों में प्रकाशित हो चुका है। कितना खंडों में? तो 21 खंडों में, याद रखिएगा। यह प्रस्तुत पाठ बाबा साहेब के विख्यात भाषण एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट्स के ललई सिंह यादव के द्वारा किए गए हिंदी रूपांतरण। ठीक है, ये जो आपका एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट से जो लिया गया है चैप्टर, तो हिंदी रूपांतरण कौन किए हैं? तो याद रखिएगा, ललई सिंह यादव के द्वारा किया गया है। जाति भेद का अच्छेद से किंचित संपादन के साथ लिया गया है। यह भाषण जाति पाति तोड़कर मंडल लाहौर के वार्षिक सम्मेलन सन 1936 में अध्यक्षीय भाषण के रूप में तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि से आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सकने के कारण सम्मेलन स्थगित हो गया और यह पढ़ा न जा सका। बाद में बाबा साहेब ने इसे स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया। ठीक है, ये जो यहाँ पर लाहौर में वार्षिक सम्मेलन आपका 1936 में था, अध्यक्षीय भाषण के यहाँ पर क्या हुआ? तो तैयार किया गया था, परंतु इसकी क्रांतिकारी दृष्टि के कारण आयोजकों की पूर्णतः सहमति न बन सका। ठीक है, और बाद में बाबा साहेब ने क्या किया? तो स्वतंत्र पुस्तक का यहाँ पर इसको रूप दिया। प्रस्तुत आलेख में वे भारतीय समाज में श्रम विभाजन के नाम पर मध्ययुगीन अविशिष्ट संस्कारों के रूप में कहता है। भारतीय लोकतंत्र के भावी नागरिकों के लिए यह आलेख अत्यंत शिक्षाप्रद है। तो ये आपका क्या हो गया? लेखक परिचय हो गया। और यहाँ पर भी आपको लिखवा दिए हैं, यहाँ पर थोड़ा सा बता दिए हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इसमें से आपका कौन कौन सा आपका जो है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपका आ सकता है, इसमें से 1 नंबर वाला। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपका आएगा कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा आपका क्या है? तो आपका एक निबंध है। ठीक है, क्या है? तो आपका एक निबंध है। श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक कौन है? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हो जाएगा। फिर यहाँ पर आया कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? तो 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में महू मध्य प्रदेश में हुआ था। फिर यहाँ पर आएगा कि उनका निधन कब हुआ था? तो यहाँ पर दिसंबर 1936 ईस्वी में। कहाँ पर? तो दिल्ली में इनका निधन हुआ था। फिर यहाँ पर आपका क्वेश्चन आ सकता है प्रमुख पुस्तक के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का, और इसमें से आपका जो है कि ऑब्जेक्टिव बहुत सारा बनेगा। तो हु आर दे, हु आर शूद्रास, ये जो है आपका जो है कि प्रमुख पुस्तक है। बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म, बुद्धा एंड हिज धम्मा, एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट। और एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट से आपका क्या लिया गया है? तो इस चैप्टर को लिया गया है। और एनिहिलेशन ऑफ द कास्ट को हिंदी में रूपांतरित कौन किए हैं? तो बताइए कौन किए हैं? अभी आपको पढ़ाए हैं, तो ललई सिंह यादव, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर के 3 प्रेरक व्यक्ति थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 3 प्रेरक व्यक्ति कौन कौन रहे? तो बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा
फूले। फिर यहाँ पर है कि किसके प्रोत्साहन पर, क्वेश्चन आ सकता है कि किसके प्रोत्साहन पर, यानी कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अमेरिका पढ़ने के लिए गए थे, तो बड़ौदा के नरेश के प्रोत्साहन पर, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ गए अपने चैप्टर की ओर। यहाँ पर क्या है, लेखक परिचय हमने सबसे पहले देख लिया। अब यहाँ पर है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा, ये आपका तो एक निबंध है। श्रम विभाजन किसको कहेंगे, ठीक है, सबसे पहले यही पर है आपका क्वेश्चन कि श्रम विभाजन होता क्या है। तो काम के आधार पर किसी को बांट देना, व्यक्ति को बांट देना। जैसे ना, तो मान लीजिए कि कोई नाई है तो क्या करेगा, तो बाल को काटेगा। मान लीजिए कोई बढ़ई है, ठीक है, बढ़ई जाति का है तो क्या करेगा, जो आपका है कि बढ़ई वाला काम करेगा आपका, यानी कि आपका जो भी है टेबल कुर्सी ये सब आपका बनाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर काम के आधार पर बांट देना, यानी कि श्रम, श्रम मतलब क्या हो गया, शर्माने वाला नहीं, तो क्या वाला, तो श्रम, काम के आधार पर विभाजन करना जाति को, वो आपका क्या हो गया, तो श्रम विभाजन हो गया। जाति प्रथा आपका क्या है, तो एक तरह से समझ सकते हैं कि जो आपके निम्न वर्ग के लोग हैं तो उनको कहा जाता है कि जो है कि आप क्या कर सकते हैं, आप जो है कि कूड़ा कचरा ये सब फेंकिएगा, नाला साफ कीजिएगा। और उच्च जाति के लोग हैं तो आपका क्या करते हैं, अलग आपका, तो उच्च जाति के जो लोग होते हैं तो क्या करते हैं, तो वो सब काम नहीं करते हैं। तो निम्न जाति के लोग को कहा जाता है कि ये आप काम कीजिएगा, वो आपका क्या है, तो एक तरह से आपका जाति प्रथा है। तो श्रम के आधार पर जो है कि जाति को क्या किया जाता है, तो विभाजित किया जाता है। यही आपका चैप्टर है। और यहाँ पर आपको पढ़ के सुनाते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इसके बारे में क्या कहते हैं। तो यहाँ पर दो पहलू यहाँ पर आपका आता है कि एक तरफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं कि श्रम विभाजन और जाति प्रथा जो है आपका एक क्या है, तो बहुत ही खराब चीज है। और दूसरी तरफ जो है कि लोग कहते हैं कि नहीं, ये जो है आपका श्रम विभाजन और जाति प्रथा हम लोग के लिए अच्छा है, नहीं तो फिर हमारा काम कैसे चलेगा, ठीक है। हर काम को करने के लिए लोगों की जरूरत होता है। जैसे मान लीजिए कोई पढ़ा रहा है तो शिक्षक की जरूरत है, कोई यहाँ पर कुछ भी काम कर रहा है, मान लीजिए यहाँ पर नली साफ हो रहा है, नाली साफ हो रहा है, कूड़ा कचरा फेंका रहा है, तो वहाँ पर भी अम्बेडकर जो थे वो भी आपके निम्न वर्ग से ही आते थे। बहुत उन्होंने क्या किया, तो संघर्ष करके जो है कि उभरे हुए हैं, ठीक है, संघर्ष करके इतना उठे और भारतीय संविधान का उन्होंने निर्माण किया, बहुत ही गर्व की बात है। और यहाँ पर पढ़ते हैं और आपको फिर समझाते हैं क्या है। यह विडंबना की बात है कि इस युग में भी जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है। जातिवाद के पोषक किसको कहेंगे, सबसे पहला यहीं पर है। तो जातिवाद के पोषक उसी को कहा गया है इसमें जो जातिवाद को क्या करते हैं, तो सपोर्ट करते हैं, एक सपोर्ट करने वाले हैं। और एक तरफ आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं जो कहते हैं कि आपका जाति प्रथा ये आपका क्या है, तो बहुत ही गलत बात है। और यहाँ पर जातिवाद के पोषक की कमी नहीं है, यानी कि इनका सपोर्ट करने वाले की कमी नहीं है, ठीक है, जाति प्रथा को। अब तो जो है कि आपका थोड़ा यहाँ पर थोड़ा थोड़ा क्या हो रहा है, तो कम हो रहा है, लेकिन पहले के समय में आपका बहुत था, ठीक है, नहीं है। इसके पोषक कई आधार पर इसका समर्थन करते हैं, ठीक है, जातिवाद को जो है कि लोग बहुत ही कई आधार पर समर्थन करते हैं। कौन कौन सा, तो समर्थन का एक आधार यह कहा जाता है कि आधुनिक सब समाज की कार्य कुशलता के लिए श्रम विभाजन को आवश्यक मानता है, ठीक है, क्या के लिए, तो कार्य कुशलता के लिए। जैसे आपको अभी हम बताएं, जो निम्न वर्ग के लोग हैं तो वो क्या करेंगे, तो जो है कि कूड़ा कचरा फेंकेंगे, जो है कि नाली साफ करेंगे। तो एक कार्य कुशलता के लिए एक तरफ से जो जातिवाद के पोषक हैं, जो जाति को सपोर्ट करने वाले हैं, वो क्या कर रहे हैं कि कार्य कुशलता के लिए क्या रहना चाहिए, तो जाति प्रथा रहना चाहिए। और यहाँ पर देखिए आवश्यक मानता है। और चूंकि जाति प्रथा, तो जाति प्रथा भी आपका क्या है, तो जाति प्रथा भी आपका श्रम विभाजन का दूसरा रूप है, यहाँ पर कहा जा रहा है। ये कौन कह रहे हैं, तो ये आपका जातिवाद के पोषक कह रहे हैं, दूसरा रूप है। इसलिए इनमें कोई बुराई नहीं है, जो जाति के सपोर्ट करने वाले कह रहे हैं कि इनमें कोई भी बुराई नहीं है। इस तर्क के संबंध में पहली बात तो यह आपत्तिजनक है कि जाति प्रथा श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिए हुए है। ये कौन कह रहे हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं। जो आपका यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर श्रम विभाजन निश्चय सब समान, यहाँ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कह रहे हैं कि इस तर्क के संबंध में पहली बात तो आपत्तिजनक ये भी है कि जाति प्रथा सिर्फ श्रम विभाजन के साथ साथ तो श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है, ठीक है, श्रमिक विभाजन का भी रूप ले लिया है। जैसे मान लीजिए कोई निम्न वर्ग का लोग है
तो मान लीजिए हम अभी पढ़ा रहे हैं, ठीक है, तो एक काम कर रहे हैं, मान लीजिए कि यहाँ पर निम्न वर्ग के लोग हैं, तो वो बनना चाहते हैं क्या, समझ लीजिए डॉक्टर, ठीक है, मान लीजिए इंजीनियर बनना चाहते हैं, और भी बनना चाह रहे हैं कुछ भी, तो उनको पहले से ही ये किया जा रहा है, यानी कि उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि तुम निम्न जाति का लोग है, ठीक है। तो ये काम को आप, इसी बात को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी यहाँ पर कह रहे हैं कि श्रम विभाजन के साथ साथ श्रमिक विभाजन का भी रूप लिया हुआ है। श्रम विभाजन निश्चय ही सभ्य समाज की आवश्यकता है, ठीक है, परंतु किसी भी यहाँ पर सभ्य समाज में श्रम विभाजन की व्यवस्था श्रमिकों के विभिन्न वर्गों में अस्वाभाविक विभाजन नहीं करती। मान लीजिए कोई कुछ भी यहाँ पर करना चाहता है, कोई शिक्षक बनना चाहता है, उसको कहा जाएगा कि नहीं तुम खेत में ही काम, आपने कि वो दबाव के कारण काम कर रहे हैं, तो कार्य भी आप क्या कर पाइएगा, अच्छे से नहीं कर पाइएगा। उसी बात को यहाँ पर कहा जा रहा है। भारत की जाति प्रथा की एक विशेषता यह है कि यह श्रमिकों को अस्वाभाविक विभाजन ही नहीं करती, बल्कि विभाजित वर्गों को एक दूसरे की अपेक्षा ऊंच नीच भी करार देती है, जो कि विश्व के किसी भी समाज में नहीं पाया जाता है। जाति प्रथा को यदि श्रम विभाजन मान लिया जाए तो यह स्वाभाविक विभाजन नहीं है, ठीक है, यह स्वाभाविक विभाजन आपका नहीं है जाति प्रथा जो है आपका, क्योंकि यह मनुष्य की रुचि पर आधारित नहीं है। कुशल व्यक्ति या श्रमिक समाज का निर्माण करने के लिए आवश्यक है कि हम व्यक्तियों की क्षमता इस सीमा तक विकसित करें जिसमें वह अपने पेशा या कार्य का चुनाव स्वयं कर सके, ठीक है। इस सिद्धांत के विपरीत जाति प्रथा का दूषित सिद्धांत यह है कि इससे मनुष्य के प्रशिक्षण अथवा उसकी निजी क्षमता का विचार किए बिना दूसरे ही दृष्टिकोण जैसे माता पिता के सामाजिक स्तर के अनुसार पहले ही अर्थात गर्भधारण के समय से ही मनुष्य का पेशा निर्धारण कर दिया जाता है। जाति प्रथा के पेशे का दोषपूर्ण निर्धारण ही नहीं करती, बल्कि मनुष्य को जीवन भर के लिए एक पेशे में बांध देती है। जाति प्रथा जो आपका है क्या करता है, मनुष्य को सभी यानी कि पूरा जीवन के लिए उसको उसी में बांध कर रख देता है, वो आगे कार्य को नहीं कर पाता है। जैसे कोई हम आपको बताएं कि कुछ और काम करना चाहता है, तो उस पर यानी कि उस पर क्या किया जा रहा है, तो उस पर दबाव बनाकर उसको क्या किया जा रहा है, तो उसको उसी काम में बांध दिया जा रहा है जो काम को नहीं करना चाहता है। उसी काम को उसको कहा जा रहा है कि नहीं तुम ये काम नहीं कर सकता है, तुमको यही काम करना है, तो उसका स्वाभाविक नहीं, अस्वाभाविक है। भले ही पेशा अनुपयुक्त या अपर्याप्त होने के कारण वह भूखों मर जाए, आधुनिक युग में यह स्थिति प्रायः आती है, क्योंकि उद्योग धंधों की प्रक्रिया व तकनीक में निरंतर विकास और कभी कभी असमाक परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण मनुष्य को अपना पेशा बदलने की आवश्यकता पड़ सकती है। पेशा को बदलने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है, यहाँ पर आपका इतना क्या है, तो यहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। यदि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी मनुष्य को अपना पेशा बदलने की स्वतंत्रता न हो तो नहीं, आप सिर्फ क्या कीजिएगा, तो आप सिर्फ खेत में ही काम कीजिएगा। आप इसके लिए आप भूखों मर जाइए, लेकिन आपको दूसरा पेशा यानी कि दूसरा काम को आप नहीं कर सकते हैं, तो ये तो बहुत ही गलत बात है। उसी बात को यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी बताते हैं। इसके लिए भूखों मर जाए, मरने के अलावा चारा भी रह जाता है। हिंदू धर्म की जाति प्रथा किसी भी व्यक्ति को ऐसा पेशा चुनने की अनुमति नहीं देता है जो उसका पैतृक पेशा न हो, भले ही वह उसमें पारंगत हो। इस प्रकार पेशा परिवर्तन की अनुमति न देकर जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और प्रत्यक्ष कारण बने हुआ है। किसमें, तो हिंदू धर्म में खास करके क्या किया जा रहा है यहाँ पर कि जो पैतृक पेशा है उसमें भले ही वह उसमें प्रांगत हो, इस प्रकार पेशा परिवर्तन के लिए उनको जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक प्रमुख कारण बना हुआ है। यानी कि वह जो है कि जो काम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई बड़े जात के लोग हैं तो क्या कर रहे हैं, मान लीजिए कोई पंडित है, ठीक है, तो पूजा कराने वाले लोग हैं, तो वह जो है कि उसी काम को करेंगे और कोई काम को नहीं कर सकते हैं, तो कर सकते हैं। मान लीजिए कोई नाई है तो वो बाल काटने वाला है,
तो बाल काटने वाला है तो सिर्फ बाल ही काटेगा, और भी उसको काम मिलेगा तो करेगा कि नहीं, तो करेगा। तो ये हिंदू जो धर्म है इसमें मुख्य रूप से जाति प्रथा को एक क्या किया जा रहा है, तो इस मानिए कि जाति प्रथा में बेरोजगारी का एक कारण माना गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि श्रम विभाजन की दृष्टि से भी जाति प्रथा गंभीर दोषों में यहाँ पर युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की स्वेच्छा पर निर्भर नहीं करता रहता। मनुष्य की व्यक्तिगत भावना तथा व्यक्तिगत रुचि का इसमें कोई स्थान अथवा महत्व नहीं रहता। इस आधार पर हमें यह स्वीकार करना पड़ेगा कि आज के उद्योगों में गरीबों और उत्पीड़न इतनी बड़ी समस्या नहीं है जितनी यह कि बहुत से लोग निर्धारित कार्य को अरुचि के साथ अकेले वश करते हैं। ऐसे स्थिति में स्वाभाविक मनुष्य को दुर्भाग्य से ग्रस्त रहकर टालू काम करने और कम काम करने के लिए प्रेरित करती है। ऐसी स्थिति में जहां काम करने वाले का न तो दिल लगता है न तो दिमाग, कोई कुशलता कैसे प्राप्त की जा सकती है। जैसे हम आपको बताएं भी एग्जाम्पल में कि जैसे मान लीजिए कोई यहाँ पर है कि निम्न वर्ग के लोग हैं, तो उनको क्या कहा जाएगा कि आप जो है कि नालियाँ साफ कीजिए, आप जो है कि यहाँ पर झाड़ू ही लगाइए। तो ये जो है कि कार्य कुशलता के लिए वो स्वाभाविक तो नहीं है, वो आपका वो जो है कि आप दूसरा काम करना चाह रहे हैं मान लीजिए, तो उनको उसमें बांध कर रखा जा रहा है जाति प्रथा में कि नहीं आपको यही काम कर रहा है, तो वो स्वाभाविक काम नहीं है, उनको उस काम में मन भी नहीं लगेगा जो वो करना नहीं चाहते हैं। इसी बात को यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि यह मनुष्य की स्वाभाविक यहाँ पर प्रेरणा, रुचि व आत्मशक्ति को दबाकर उन्हें अस्वाभाविक कर निष्क्रिय बना देती है। अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। ये कौन कह रहे हैं, तो ये आपका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी कह रहे हैं कि अगर मुझसे कोई पूछे कि जाति प्रथा की आलोचना सुनकर आप लोग मुझसे प्रश्न कर सकते हैं कि यानी कि जातियों के विरुद्ध हो तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। ठीक है, तो ये बताते हैं कि पर आधारित होगा। यह ठीक नहीं है कि भ्रातृत्व आदर्श भाईचारे भ्रातृत्व यानी कि भाईचारे की में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होना चाहिए जिसमें कोई भी वांछित परिवर्तन समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक संचारित हो सके। ऐसे समाज की बहुविधि होना चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए। सामाजिक जीवन में आबद्ध संपर्क के अनेक साधन व अवसर उपलब्ध रहने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यह स्वाभाविक रूप है और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है, क्योंकि लोकतंत्र केवल शासन की एक पद्धति नहीं है। लोकतंत्र मूलतः सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति का समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। इनमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो। ठीक है, आपको ये आपका जो है कि चैप्टर समाप्त हो गया और इसमें मेन रहा होगा। और लेकिन हम आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।